सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हमारा आ रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा है दे कैन गो टू द प्लेलिस्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उधर से आप लोगों को मिल जाएगा। सो अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने क्या क्या किया था। उसमें सबसे पहले बेसिकली हमने फोर्स के बारे में जाना था। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, तो उसमें हमने फोर्स के बारे में जाना था। उसके बाद हमने जाना था कि जो हमारे पास एक फोर्स होता है इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। आफ्टर दिस हमने पढ़ा था गैलीलियोस लॉ नहीं एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो हमने जो है कल के उस वीडियो में ये तीन चीजें हमने कवर कर ली थी। सबसे पहले फोर्स क्या होता है हमने डिस्कस किया। इसमें मैं फोर्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेता हूं अगर किसी को नहीं पता होगा। सो पुश और पुल, पुश और अगर कोई उस वीडियोस को देखने के बगैर ही ये वीडियो देख रहा है तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मेन चीज जो उसमें है दैट इज गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, जो कि हमें इस वीडियो में काम आने वाला है। सो दैट ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में उसको फिर से रिवाइज नहीं कर सकता हूँ। सो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम आज के गोल्स को देखते हैं, आज हमारा क्या क्या गोल है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर, सबसे पहले हम जानेंगे इनर्शिया क्या होता है आज। ठीक है, सो इनर्शिया के बारे में हम जानेंगे। इनर्शिया के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया, कि इनर्शिया की क्या क्या टाइप्स है। ठीक है, एंड आफ्टर इनर्शिया ऑफ टाइप्स ऑफ इनर्शिया, उसके बाद हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसके आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि जब हम इनर्शिया और टाइप्स ऑफ इनर्शिया को समझ लेंगे, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे लिए समझना जो है बेसिकली इजी हो जाएगा। फिर इजी क्या मतलब, वो तो उसी से भी डराइव होता है। सो न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, एवरी बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। हर कोई बॉडी रहती है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि हर कोई बॉडी अपनी पर्टिकुलर ही स्टेट में रहती है। एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वो अपनी ही स्टेट में रहती है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहती है। इन अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन हो रही है एक स्ट्रेट लाइन पर, अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, तो उस टाइम भी वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा, लेकिन कब तक, अनलेस इट्स कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि हम इसको कंपेल ना करें। कंपेल इन द सेंस मजबूर ना कर दे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टॉय है, टॉय मान ले, सो आई हैव अ टॉय कार। ठीक है, सो ये टॉय कार अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है ना, और अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि मैं उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करूं। जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करूं, बॉडी अपनी मोशन को चेंज नहीं करेगी, और वी कैन से बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, जब तक कि हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ना करें। जैसा कि हमने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा था कि जब हम अगर इंक्लाइंड प्लेन से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और जब नीचे से ऊपर डाल रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन में वो कांस्टेंट चलनी चाहिए। क्यों कांस्टेंट चलनी चाहिए, क्योंकि तब इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स कंपेल नहीं कर रहा है। लेकिन वो क्यों रुकती है उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को जो है उसी वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो इट इज व्हाट न्यूटन्स लॉ सेज। न्यूटन लॉ सेज कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, बट अनटिल एंड अनलेस कि उसको कंपेल ना किया जाए, उसको जो है मजबूर ना किया जाए वो स्टेट चेंज करने के लिए। अब मजबूर कैसे करेंगे, वी विल अप्लाई सम फोर्स। इट मींस अ बॉडी रिमेन अनएक्सेलरेटेड इफ एंड ओनली एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी बॉडी अनएक्सेलरेट रहती है द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, अगर उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। जैसा कि हमने फोर्सेस में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मैंने आपको बैलेंसर के बारे में बताया कि बॉडी की एक्सीलरेशन को पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगी अगर इक्वल फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो इक्वल फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगे, दे विल कैंसिल आउट, और बॉडी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वही ये कह रहा है कि ये कह रहा है अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हुआ तो बॉडी अनएक्सेलरेटेड रहेगी,
इन सच केस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में कहते हैं, क्योंकि बॉडी तो अभी भी वैसे ही है, जैसी चल रही थी अभी भी वैसी ही, चेंज तो कुछ आ ही नहीं, तो इसीलिए हम बॉडी को क्या कहते हैं तब, इक्विलिब्रियम में कहते हैं। लेकिन कब, जब जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है जीरो होगा और बॉडी में हमें कोई भी एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो न्यूटन का पहला लॉ नटशेल में क्या कहता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी, मोशन में है मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उसको कंपेल ना करें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। नाउ लेट्स नो अबाउट इनर्शिया। ठीक है, सो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज इनएबिलिटी टू डू समथिंग। कुछ ना करने की क्षमता इनर्शिया कहलाता है। कुछ ना करने की जो क्षमता होती है, वी कॉल दैट एज इनर्शिया। व्हाट वी हैव इन आवर पीरियोडिक टेबल, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। तो इसमें जो ये इनर्ट है वो वर्ड इनर्शिया से ही तो है। इनर्ट मतलब कि जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, रिएक्ट ये किसी के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया भी तो वही होता है, कुछ ना करने की कैपेबिलिटी। ठीक है ना, ये भी तो कुछ ना करे, क्योंकि किसी के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करते, इनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि किसी के साथ रिएक्ट करे। तो उसी के साथ, उसी तरीके से अगर हम इनर्शिया को देखें तो ये इनएबिलिटी है, टेंडेंसी है एक बॉडी की कि वो कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, वही जो कि हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने देखा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। अब हम इसकी जरा थ्योरी पढ़ लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, टेंडेंसी वही है इनएबिलिटी, टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। एक बॉडी जो है अपोज करती है, हाँ, ये अपोज करती है, ये उसी स्टेट में रहना चाहती है जिस स्टेट में ये है। ठीक है, तो ये उस स्टेट अपोज करती है एक्सटर्नल फोर्स को जो इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, और उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। है आप लोगों को समझ कि बॉडी जो है वो अपोज करती है, वो कंपेल करती है। ठीक है ना, वो अपोज करती है, उसकी स्टेट में अगर कोई चेंज आ जाती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। अगर हम देखें न्यूटन के पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि a body will remain in the state of rest or in the uniform of motion जब तक कि उसको कंपेल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जब तक कंपेल नहीं किया जा रहा है तब तक तो वो वैसे ही रह रही है जैसे है। तो इसी तरीके से, इसी वजह से इसको जो है हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इनर्शिया इज क्लियर टू यू ऑल। तो एक बॉडी के पास अपनी इनएबिलिटी होती है कि वो कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाती है, नीचे रखिए तो नीचे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। या अगर अदर वर्ड्स में समझे तो ये जो है अपोज करता है चेंज इन स्टेट। वही तो होता है ना कुछ ना करने की, ये अपोज करता है, किसी स्टेट में खुद ब खुद ही आ ही नहीं सकता है। डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम देखें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या फॉलो करता है, ये इसकी क्या रिलेशन है हमारे पास फर्स्ट लॉ के मोशन से, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी तो वही कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, जो कि हमने इधर पर बात कर दी। ठीक है, तो हमने कहा कि तभी अनलेस एंड अनलेस ये कंपेल, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको कंपेल ना करे तब तक ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी विल नॉट बी एबल टू चेंज इट्स स्टेट। वही ये कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस हो रही है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है पर्टिकुलर बॉडी पर, तो वो बॉडी उसी स्टेट में रहेगी जिस स्टेट में वो है। इन अदर वर्ड्स द बॉडी कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ द पोजिशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यस, कि जो बॉडी वो खुद से कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है ना, इनर्शिया तो उसी को कहते हैं ना कि वो खुद से कुछ कर ही नहीं पा रही है। बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में है, इन यूनिफॉर्म मोशन में, इन स्ट्रेट लाइन है तो वही उसी पे रहेगी। बट इट कांट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, बॉडी अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा कि जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को कंपेल ना करे बॉडी कांट चेंज इट्स स्टेट।
वही हमने इनर्शिया में भी पढ़ा, अब इसका रिलेशन हमने इसमें देख लिया। अब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। वी नो दैट इट्स डिफिकल्ट टू मूव अ हेवियर बॉडी देन अ लाइटर वन। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई हेवियर बॉडी होती है, ऑब्वियस सी बात है, उसको क्या करते हैं हम, उसको अगर हम देखिए मेरे पास एक छोटा सा स्टोन है, सॉरी ये मेरे पास एक स्टोन है, लेकिन ये स्मॉल स्टोन है। आई हैव अ स्मॉल स्टोन, ठीक है। अब मैं इसको मुझे इसको मूव करना है, बॉल के जितना पत्थर है मेरे पास, तो इसको मुझे मूव करना है। सो मुझे फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा? सपोज मान लेते हैं कि मुझे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। इट्स वे बहुत कम है 20 न्यूटन, हम मान लेते हैं। अब मेरे पास एक बड़ा सा ये जो है एक पत्थर है, विशाल काई पत्थर जो चट्टानों और पहाड़ों पर पाया जाता है। अब मुझे उसे मूव करना है। इज दिस 20 न्यूटन? क्योंकि ये भी तो देखिए, ये स्टोन किस में था? स्टोन वॉज इनिशियली इन रेस्ट, और ये ड्यू टू इनर्शिया इट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप को स्टेट चेंज नहीं करता है। तो मैंने इसको कंपेल किया, मैंने इसको कहा नहीं तो मैं अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। अब मेरी बातों से तो स्टेट चेंज नहीं करेगा, सो आई अप्लाइड सम फोर्स, इसके ऊपर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया और ये मूव हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया आई अप्लाई 20 न्यूटन ऑन दिस स्मॉल स्टोन। स्मॉल स्टोन के ऊपर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, ड्यू टू इनर्शिया इट वाज इन रेस्ट एंड इट कंपेल्ड माय फोर्स, ठीक है। इसने अपोज किया इसने मेरे फोर्स को, बट मेरे फोर्स ने इसको मूव ही करा ही दिया बाय अप्लाइंग 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। नाउ मेरे पास जो मैंने अभी कहा, मेरे पास एक बड़ा सा पत्थर है, कोई बहुत बड़ा, ठीक है ना, 100 टाइम्स द साइज ऑफ दिस। अब मुझे उसको भी मूव करना है। कैन आई यूज दिस 20 न्यूटन फोर्स टू मूव दिस बिगर वन ऑल्सो? ये बिगर स्टोन है, क्या मेरे पास 20 न्यूटन का फोर्स सफिशिएंट रहेगा कि मैं इस बड़े स्टोन को मूव कराऊं? नहीं। क्यों? रीजन, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज इट्स मास। ये बॉडी भी ड्यू टू इनर्शिया अपोज करेगी मेरे फोर्स को, ये बॉडी भी अपोज करेगी मेरे फोर्स को, लेकिन चूंकि इस बॉडी का मास ज्यादा है तो ये मेरे फोर्स को ज्यादा अपोज करेगी, सो दैट मुझे इसको मूव करने के लिए ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 कर दिया तो मुझे इसको 1000 न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इसको 900, इससे तो ज्यादा ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना इस बिगर स्टोन पर। वही ये कहता है। अब इनएबिलिटी किस पर डिपेंड हुई? इनएबिलिटी या इनर्शिया किस पर डिपेंड हुई? मास पर, कि जितना मास बढ़ा उतना इनर्शिया ज्यादा, कि इसको मुझे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ा तब जाके इसने जो है अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। तो यानी कि मुझे इसकी इनर्शिया को खत्म करने के लिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए मुझे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ा। सो इससे हमें पता चलता है कि जो इनर्शिया होता है वो हमारा मास पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो ये वही है मेजर ऑफ इनर्शिया, मास मोर देन इनर्शिया। जितना इनर्शिया मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, जितना इनर्शिया ज्यादा उतना मास भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। thus we conclude that the mass of a body is measure of inertia। हाँ, जितना मास ज्यादा मोर विल बी द इनर्शिया, इसीलिए हम कहते हैं दैट इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया पर, ठीक है। इधर पर मैं पहले इसका थोड़ा चार्ट बना लेता हूं आप लोग को समझाने के लिए। इनर्शिया हमने बता दिया कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज इनएबिलिटी टू चेंज ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो इनर्शिया की टाइप्स निकल के आती है उसके बाद, जिसमें कि हमारे पास आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन है, पहले रेस्ट कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन है उसके बाद, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए ये सारी चीजें हम जो है इसी पे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये जो तीन चीजें मैंने लिखी ना, यानी जो
मैंने इधर पर ये आपके सामने ये चार्ट बनाया है, या जो थोड़ा सा मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है, तो हम सारा कुछ इसी से ही समझ सकते हैं। देखिए, बट हम समझेंगे नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा एंड वी विल गो टू द स्लाइड जो मैंने प्रिपेयर की है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? देखिए, इनर्शिया हमें पता ही है। इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू डू समथिंग। अब रेस्ट क्या है? जब रेस्ट में होगा तो उसके पास कौन सी इनर्शिया होगी? रेस्ट की इनर्शिया होगी, तो वो मोशन में नहीं आना चाहेगा। अब जो मोशन में है तो उसके पास कौन सी इनर्शिया होगी? मोशन की इनर्शिया होगी, और वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। और उसके बाद डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चल रहा है वही उसकी डायरेक्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगी, और वो उस डायरेक्शन से चेंज होना नहीं चाहेगा। एंड नाउ बस ज्यादा मैं इधर पर नहीं बताऊंगा, फिर तो आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उधर से वेल प्रिपेयर्ड स्लाइड्स है तो उनसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। एंड आई हैव सम डायग्राम्स आल्सो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट को पढ़ लेते हैं। तीन टाइप्स ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बता दिया, इधर पर लिख लेता हूं। रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, ये तीन टाइप्स है इनर्शिया के। ठीक है, चलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट को देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? द टेंडेंसी आप समझ लीजिएगा, इट्स इनएबिलिटी of the body to oppose change in its state of rest when some external देखिए, तभी मैंने आपको कहा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के मोशन में, इज अप्लाइड ऑन इट, इट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनएबिलिटी एक बॉडी की कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती है। रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो मतलब बॉडी किस में है? बॉडी हमारी रेस्ट में है। ठीक है, तो ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब इसको अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा ना इसके ऊपर, तो ये रेजिस्ट करेगी उस फोर्स को, ये अपोज करेगी उस फोर्स को, ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी। ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक बॉडी पर एक्ट करते हैं तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो मोशन में नहीं आना चाहती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वो किस में रहना चाहती है? मोशन में, सॉरी रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में नहीं आना चाहती है, उसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, समझेंगे अभी अच्छे से, क्लियर हो जाएगा। ओके, अ पर्सन सिटिंग इन अ बस फील्स बैकवर्ड, फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स। द रीजन इज दैट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बिगिंस टू मूविंग, ठीक द टेंड्स टू। इधर पर समझ लेते हैं। सीट है हमारे पास है, बस की सीट ज्यादा बड़ी बन गई, कोई बात। एक आदमी इधर पर बैठा हुआ है। ठीक है, आदमी इधर पर बैठा हुआ है, एंड द बस स्टार्ट सडनली। जो बस है वो सडनली स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, अचानक से स्टार्ट हुई है, ये इसमें मेन पॉइंट याद रख लीजिए। ये बंदा है, ये जो हमारे पास है, ये जर्क फील करता है बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ ही गिर जाता है। जब बॉडी सडनली स्टार्ट हुई तो इसने पीछे की तरफ जर्क महसूस की। क्यों इसने पीछे की तरफ जर्क महसूस की? क्योंकि जो हमारी ये बॉडी है, इट वाज इनिशियली इन रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में थी। बस आ गई मोशन में, बस आ गई मोशन में, ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहना चाहिए ना। देखिए, बॉडी रेस्ट में है और ये रेस्ट में ही रहना चाहिए, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ये रेस्ट में जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहिए और अपोज करेगी फोर्स को, तो रेस्ट में है। अब बस जो है वो सडनली स्टार्ट हो गई, बस जो है वो सडनली स्टार्ट हो गई, तो ये अपर पार्ट जो बॉडी का है वो तो रहना चाहता था ना रेस्ट में, क्योंकि वो रेस्ट में है। तो लेकिन बस सडनली स्टार्ट हुई तो उसको जर्क हुई पीछे की तरफ, उसको जर्क हुई। किस वजह से जर्क हुई? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि अपर पार्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, बट बॉडी, सॉरी, क्योंकि बस स्टार्ट हो गई और वो सडनली चली गई, उसने कुछ फोर्स एक्ट कर दिया, लेकिन बॉडी नहीं चाहती है मैं मोशन में आऊं, बस मोशन में लाना चाहिए लेकिन बॉडी नहीं चाहती, तो इस वजह से इसको बैकवर्ड जर्क लगता है। अब आप कहोगे कि पैरों में ये जर्क क्यों नहीं लगता है? वैलिड क्वेश्चन है कि पैरों में जर्क क्यों नहीं लगता है, हमारा अपर पार्ट ही क्यों टेंड करता है पीछे की तरफ? क्योंकि जो हमारे पैर होते हैं, ये बस के फ्लोर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। जो हमारे पास ये फोर्स होता है, सॉरी, ये जो हमारे पास पैर होते हैं, ये जो है बस के फ्लोर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, तो इस वजह से जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो इसमें फैल जाता है।
वो इसमें ट्रांसफर किया जाता है सारे में। हम इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना तब इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल आप अपर पार्ट का याद रखिए कि अपर पार्ट में जर्क क्यों होती है जब बॉडी सडनली होती है, और अगर सडनली ना हो तो वो भी हम पहले इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इजी होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि फॉल्स बैकवर्ड, क्यों बैकवर्ड की तरफ फॉल करता है, बिकॉज ही इज इन इनर्शिया ऑफ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट, बट ड्यू टू द, क्योंकि बस मोशन में आ गई सो हमारे पास जो बॉडी है वो भी मोशन में आ जाती है और वो पीछे की तरफ जर्क कर लेती है। अनदर, इफ अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ थिक कार्ड, ये देखिए हमारे पास एक ग्लास है, इधर पर दिखा के है कि हमारे पास एक ग्लास है, ये ग्लास है ना हमारे पास, इसके ऊपर एक कार्ड रखा गया है, दिस इज कार्ड, दिस इज ग्लास। तो कार्ड को ये बच्चा, ये बंदा जो है इधर से सडनली इसको धक्का दे रहा है, ऐसे करके दिखाया जा रहा है ना, तो कार्ड इधर की तरफ चला गया, चला गया ना कार्ड इधर की तरफ, और इसके ऊपर एक कॉइन भी रखी हुई है, कॉइन दिखा रहा है इधर पर, ये कॉइन दिखा के है, चेक कर लीजिए, मैं पॉइंटर से आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये देखिए इधर पर एक कॉइन है एंड ये कार्ड है, नीचे ग्लास है। कार्ड को सडनली धक्का दिया गया तो कार्ड उधर की तरफ चला गया, लेकिन जो हमारे पास एक कॉइन था, ये कॉइन जो है ग्लास में गिर गई ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ इधर पर समझाता हूं। आई हैड अ ग्लास, मैंने इसके ऊपर एक कार्ड को रख दिया, कार्ड के ऊपर एक कॉइन को रख दिया, उसके बाद मैंने कार्ड को ऐसे धक्का दे दिया, ठीक है ना। यू कैन प्रैक्टिस इट एट योर होम, कोई भी कार्ड जरूरी नहीं, आप कोई मोटा सा पेपर ले लीजिए, ठीक है ना। तो जब उसको मैंने धक्का दे दिया, सिर्फ कार्ड को, मैंने सिर्फ कार्ड को धक्का दिया, ठीक है, कार्ड तो इधर चला गया, अब बचा क्या मेरे पास, कार्ड तो उधर चला गया, अब बची है मेरे पास एक कॉइन। कॉइन किस में है, कॉइन तो रेस्ट में है ना, कॉइन रेस्ट में थी, जब कार्ड के ऊपर थी तब भी रेस्ट में ही थी। कार्ड मोशन में आ गया लेकिन कॉइन ने टेंड कर दिया मोशन को, कॉइन ने अपोज कर दिया कार्ड के फोर को, और ये मोशन में नहीं आना चाहती है क्योंकि ये रेस्ट में है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट वांट्स टू बी इन रेस्ट। अब फोर्स अप्लाई हो गया और ये रुक गई और इसने नहीं माना कि मैं इसी के साथ चली जाऊं, तो तब क्या होता है, तब जो ये कॉइन है ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसमें गिर जाती है, क्योंकि ये उधर ही रहना चाहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन कार तो भाग गया, कार तो मोशन में आ गया, तो कॉइन बची, अब हवा में थोड़ी लटकी रहेगी, तो ये नीचे आ जाती है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो ये दो एग्जाम्पल्स है, दीज आर बहुत इजी एग्जाम्पल्स है एंड बहुत इजी कॉन्सेप्ट भी है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या था, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है ना जब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन उसका उल्टा है कि जब बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, अब इनर्शिया ऑफ मोशन है कि बॉडी जब मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगी, एंड अगर इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करे, वी हैव डिस्कस्ड दीज टर्म्स इन आवर फर्स्ट लेक्चर, इसीलिए मैं कह रहा हूं दैट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू अगर आपको टाइप्स ऑफ इनर्शिया समझना है। आई नो दैट वीडियो इज गोइंग लॉन्ग बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें ये कंसेप्ट है, जब तक हम इनर्शिया को समझ नहीं लेते तब तक हमें न्यूटन का पहला लॉ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इनर्शिया से ही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है निकला हुआ है, इसीलिए इनर्शिया को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमें देखना है ना कि बॉडी क्यों नहीं चेंज कर रही है अपनी। देखिए हमने पहले क्या कहा कि बॉडी, न्यूटन के लॉ ने क्या कहा, बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अरे क्यों रहेगी रेस्ट में, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इसीलिए हमें इनको समझना है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझने के लिए। चलिए अब इनर्शिया ऑफ मोशन देख लेते हैं। सो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट, सॉरी इनर्शिया ऑफ मोशन है कि बॉडी मोशन में चल रही है तो मोशन में रहेगी, अगर इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो ये उसको अपोज करेगी। ठीक है, बस इतना ही है, अपोजिट ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल ले लो, अ मैन केयरलेसली गेटिंग डाउन अ मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड, रीजन बिहाइंड बीइंग दैट हिज फीट कम टू रेस्ट वेयर अपर पार्ट। ठीक है, देखिए इधर पर समझ लेते हैं फिर हम उसको भी देख लेंगे। सॉरी, हमारे पास एक बंदा है, बस में था, ठीक है, ही वॉज इन बस, ये बस है, इधर से बस से तेजी से उतर गया, ठीक है, बस चल रही थी इसने पैसे दिए और उतर गया। अब इसकी फीट है,
फीट आर डायरेक्टली इन कंटैक्ट विद रोड, फीट तो रोड के साथ ही कंटैक्ट में है ना, तो फीट रेस्ट में आ गए, फीट किस में आ गए, रेस्ट में आ गए। लेकिन अपर पोर्शन तो मोशन में ही था, अपर पोर्शन तो मोशन में ही था, अपर पोर्शन वाज इन मोशन। सो इस वजह से ये फॉरवर्ड फॉल करता है, आगे की तरफ ये गिर जाता है, क्योंकि पैर रोड के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए तो रेस्ट में आ गए। जब डायरेक्टली कनेक्शन होगा ना तब रेस्ट या मोशन हो जाएगा, लेकिन जब डायरेक्टली कनेक्शन ना हो तो तब इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इसके पैर तो रुक गए, पैर रुक गए क्योंकि दैट वाज इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद द रोड, लेकिन अपर पोर्शन तो अभी भी चाह रहा है कि मैं मूव करूं, इस वजह से वो आगे की तरफ गिर जाता है। आया आप लोगों को समझ? सॉरी इधर है, हाँ। तो देखिए ये बच्चा जो है ना बस से उतरा नीचे, पैर तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए रोड के साथ तो रुक गए, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी चलना चाहता है, पैर तो रुक गए, अपर पोर्शन चलना चाहता है, तो इसको क्या हो जाता है, इसको जो है ये नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, वही है हमारे पास बस में भी। जो हमारे पास बस है ना, मैंने बस में आपको कहा था ना कि जो हमारे पास फीट है, वहां हमारी फीट डायरेक्टली कांटेक्ट में है बस के, और बस मोशन में आ गई, बस मोशन में आ गई, हमारे पैर डायरेक्टली कनेक्शन में है तो पैर भी रेस्ट मोशन में आ जाएंगे। लेकिन अपर पोर्शन तो रेस्ट में ही है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन पैर मोशन में आ गए तो इस वजह से हमें जर्क होती है बैकवर्ड। लेकिन इधर पर उसका उल्टा है कि पैर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए रोड के और पैर रुक गए क्योंकि रोड ने उसको रेस्ट में लाया, लेकिन अपर पोर्शन अभी मूव करना चाहता है बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इसकी वजह से आगे की तरफ गिर जाता है। जब आप दौड़ेंगे ना, कभी आप ट्राई कीजिए, आप तेज दौड़िए फिर अचानक से रुक जाइए, आपके पैर रुक जाएंगे लेकिन आप सामने की तरफ गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पैर डायरेक्टली कांटेक्ट है किसके साथ, लैंड के साथ, रोड के साथ, तो उसकी वजह से आप रेस्ट में आ गए। लेकिन जो आपका ये है, आपका अपर पोर्शन है, वो तो अभी भी मोशन में ही रहना चाहता है ना, इसीलिए हम फिर आराम 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 से अपनी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं, जिससे हमारा पैर भी और अपर पोर्शन भी जो है रेस्ट में आ जाएंगे। An athlete runs a certain distance before taking a leap so that inertia of motion at his body at the time leaping may help him muscular effort। तो अगर हम देखें हमारे पास जो होता है एथलीट, वो भी पहले कुछ डिस्टेंस दौड़ता है, ऐसे जो है पहले डिस्टेंस दौड़ता है, उसके बाद वो एक बड़ी सी जंप देता है। क्यों? क्योंकि अगर वो अचानक से ही देगी, उसकी बॉडी तो रेस्ट में ही थी और उसको फिर ज्यादा मस्क्यूलर फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा और उसकी जंप भी उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जब वो पहले से ही दौड़ रहा था तो उसकी बॉडी ऑलरेडी किस में है, मोशन में है, तो अभी भी मोशन में रहनी चाहेगी, तो और वो अपना भी मस्क्यूलर एफर्ट कर रहा है कि जंप देने के लिए, तो अल्टीमेटली जो है उसका जो है जंप जो है ज्यादा दूर तक जाती है एज कम्पेयर अगर वो सीधे रेस्ट से ही जंप में आ जाए। ओके, वी रिमूव स्नो और मड फ्रॉम आवर शूज बाय स्ट्राइकिंग देम अगेंस्ट अ वॉल। देखिए जब हमारे पास ये ज्यादातर रेनी सीजन के टाइम होता है कि हमारे जो जूते होते हैं ना उन पर मिट्टी लग जाती है, फिर हम उनको सूखने के लिए रख देते हैं, फिर पटकते हैं जमीन पर या वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जूता जो है वो किस में आ जाता है, मोशन में, और मिट्टी के पार्टिकल्स भी मोशन में आ जाएंगी। अब जब फिर हम रोकते हैं ऐसे, जब वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं फिर पैर रुकाते हैं, तो तब क्या हो जाता है, हमारा पैर रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो ये मिट्टी के पार्टिकल्स है ये तो अभी भी मोशन में ही है ना ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे जूते से डिटैच हो जाते हैं। वही इधर पर लिखा हुआ है, आप इनको खुद भी पढ़ सकते हो। ओके, सो अब हमने इनर्शिया ऑफ मोशन भी पढ़ लिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी पढ़ लिया, इनर्शिया ऑफ मोशन भी पढ़ लिया। तो जरा आप गेस कीजिए अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि जो बॉडी मोशन है वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो जरा आप बताइए अब डायरेक्शन क्या होगा। सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज नथिंग बट कि जो बॉडी डायरेक्शन जो पर्टिकुलर बॉडी की है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती है। वो बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती जब कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है, और वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जरा हम इसको थोड़ा सा पढ़ ले। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये एक बॉडी की ऐसी टेंडेंसी है या ऐसी इनएबिलिटी है जिसकी वजह से ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। इट अपोजेस एनी चेंज,
ये हर उस चेंज को अपोज करता है जो इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कार टेक्स अ टर्न along a curved track. The passengers experience a force acting away from the center of the curved track. This is the result of tendency of the passenger to continue moving along a straight path. देखिए, जो हमारे पास ऐसे कर्व्स ज्यादातर होते हैं ना, इस तरीके के कर्व्स जो हमारे पास होते हैं, तो मेरे पास एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, और कार ये मूव कर रही है इधर से। अब जब इधर पहुंची कार ने तो मूव कर लिया, जो उसके पैसेंजर्स थी उनकी डायरेक्शन तो ये थी। अब डायरेक्शन इधर से चेंज हो रही है, इधर से डायरेक्शन चेंज हो रही है, अब ऐसे करके डायरेक्शन आ रही है, लेकिन पैसेंजर्स की डायरेक्शन ऐसे थी, ये अभी भी उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं। तो लेकिन कार की डायरेक्शन तो चेंज हो चुकी है, लेकिन पैसेंजर अभी भी उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इधर की तरफ क्या करते हैं, जर्क फील करते हैं, धक्का इनको उधर की तरफ लगता है। अब अगर रोड ऐसे हुआ, गाड़ी इधर है, तो जर्क किधर की तरफ होगा, जर्क इधर की तरफ होगा। तो इसी अकॉर्डिंग अगर राइट साइड से टर्न ली तो लेफ्ट की तरफ जर्क होगा, और अगर लेफ्ट साइड से टर्न ली तो राइट की तरफ हमें जर्क देखने को मिलेगा। वह ये कह रहा है। तो क्यों ये हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ये हो गया कि अगर पैसेंजर्स अभी इस डायरेक्शन में चल रहे थे, तो अब डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो कह रहे थे कि मैं उसी डायरेक्शन में रहूंगा, लेकिन कार की डायरेक्शन तो चेंज हो गई, इसकी वजह से वो क्या इधर की तरफ कुछ धक्का महसूस करते हैं। आ रहा है आपको समझ? तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड होल्डिंग अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन हैंड। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये जो इसका पॉइंट है ये हमने हाथ में रखा है, एंड एक एंड इसका क्या है, उस पे बॉल लगा दी है। रोटेट द स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब हम इस स्टोन को क्या करेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे, ठीक है, घुमाएंगे स्टोन को अब हम। सो व्हाट वी विल बी एबल टू सी, इफ ड्यूरिंग रोटेशन, अब अगर रोटेशन के दौरान द स्ट्रिंग ब्रेक्स, अगर ये स्ट्रिंग क्या हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, द स्टोन इज फाउंड टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली एट द पॉइंट ऑफ सर्कल, एट दैट पॉइंट ऑफ सर्कल। इधर पर मैं समझाता हूँ। हमारे पास एक सर्कल है, एक स्ट्रिंग, सॉरी हमारे पास बेसिकली कुछ है ही नहीं, हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, उससे मैंने ये पॉइंट हमारे हाथ में, रस्सी हमारे हाथ में है या धागा ये हमारे हाथ में है, तो उसको हम पॉइंट मान लेते हैं, एंड दूसरे एंड पर हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। अब मैं इस बॉल को इस पॉइंट से रोटेट करा रहा हूं, ऐसे 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 करा रहा हूं इसी पॉइंट से, या मैं अपने हाथ को मूव करा रहा हूं, ठीक है, सॉरी, ये रहा पॉइंट, ये रही हमारी बॉल, ठीक है। अब मैं इसको मूव करा रहा हूं, तो ये मूव कैसे होगी, हाउ इट विल मूव, लाइक दिस, मूव करेगा ना ऐसे ही, तो सर्कल के पॉइंट से ही अब मैं इसको मूव करा रहा हूं, तो ये इस तरीके से गोल करके मूव करेगा, एक सर्कल बनाएगा। अब मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये धागा था ये बहुत वीक था, इट वॉज वेरी वीक, और ये धागा इधर पर टूट जाता है, ये धागा इधर पर टूट जाता है, इधर पर टूट जाता है, कहीं पर भी टूट जाता है। अब ये बॉल कैसे मूव करनी चाहिए, ये बॉल कैसे मूव करनी चाहिए, ये बॉल कैसे मूव करनी चाहिए, ये ऐसे मूव कर रही थी ना, तो ये ऐसे ही मूव करनी चाहिए। लेकिन क्या देखा जाता है कि ये जो बॉल है ये कुछ इस तरीके से मूव करती है, ये क्या करती है, ये टेंजेंशियली इस सर्कल से भाग जाती है, ये सर्कल में मूव नहीं करती है, क्योंकि एट सर्कल किसका बना हुआ है, सर्कल को अगर हम देखें तो सर्कल इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, बहुत छोटे छोटे, तो हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, हर एक पॉइंट पर। अगर ये है ना इधर, सपोज दिस इज सर्कल हेयर, तो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी हर टाइम इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन अब इसको डायरेक्शन में कौन रख रहा था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स रख रहा था, वी कॉल इट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स इसको सर्कुलर डायरेक्शन में घुमा रहा था, अब ये फोर्स कट गया, तो ये बॉडी कहां जाएगी, जिस डायरेक्शन में
अभी जिस पॉइंट पर भी हो, अगर इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो ये उस डायरेक्शन में निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये देखा होगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से अब हम डेफिनेशन निकाल रहे हैं फोर्स की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, there is no force, sorry, if there is no force, there is no change in the state of rest. ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि अगर कोई फोर्स ही नहीं है, सी आई हैव अ ब्लॉक, ब्रिक है मेरे पास, एक ईंट है मेरे पास, मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं किया है, क्या ये ब्रिक अपनी पोजीशन चेंज कर पाएगा? सॉरी, स्टेट चेंज, वही तो पोजीशन होती है, क्या स्टेट चेंज कर पाएगा? क्या अगर ये अभी रेस्ट में है तो क्या ये मोशन में आ सकती है? इज इट पॉसिबल फॉर द ब्रिक टू कम इनटू मोशन अगर ये रेस्ट में है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फोर्स वहां पर नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग फोर्स, क्योंकि वहां तो कोई फोर्स ही नहीं। वही तो ये कह रहा है, इफ देर इज नो फोर्स, अगर कोई फोर्स है ही नहीं, देर इज नो चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ना तो मोशन की स्टेट में चेंज होगा और ना ही रेस्ट की स्टेट में चेंज होगा। दैट मीन्स कोई चीज रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, मोशन में है, मोशन में ही रहेगी, अगर उसके ऊपर फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, if a force is applied, it may change the state of rest or motion on the. अब देखिए ये हम पढ़ क्या रहे हैं, we are studying definition of force. कहां से डिराइव हो रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम डेफिनेशन ऑफ फोर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अब ये फोर्स पर आ गया, ये कह रहा है दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये एक फोर्स ही है जो जब किसी चीज पर अप्लाई कर देते हैं वो उसकी स्टेट को चेंज कर देता है। If the force is not sufficient, it may produce a change, but only try to do. तो ये कह रहा है कि अगर फोर्स सफिशिएंट ही नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक बड़ा सा ट्रंक है एंड मैंने एक बच्चे को कहा कि ये जो ट्रंक है इसको आप मूव करा, बहुत भारी है, इसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई है। तो बहुत छोटा बच्चा 5 इयर्स, मैंने इसको कहा इस ट्रंक को मूव करा, ये बच्चा तो फोर्स लगाएगा इस ट्रंक पर, लेकिन ट्रंक मूव नहीं कर रहा है। क्यों? बच्चा तो फोर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन ट्रंक मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बच्चे का फोर्स ट्रंक के फोर्स के मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा कम है। वही जब 5-6 बंदे जो है या 5-6 बच्चे जब इस ट्रंक को धक्का देंगे तो होपफुली इसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन इस एक बच्चे की वजह से डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिली, या इस एक बच्चे की फोर्स की वजह से हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिली, क्योंकि इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड ही बहुत कम था। वही ये कह रहा है कि अगर फोर्स सफिशिएंट ही नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा कम है, तो ये प्रोड्यूस तो नहीं करेगा चेंज इसमें कि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहेगी, बट ओनली ट्राई टू डू सो। वो क्या करेगी? वो उसको ट्राई करेगी रोकने की, सॉरी मोशन में लाने की ट्राई करेगी, या उसकी स्टेट चेंज करने की ट्राई करेगी। हेंस फोर्स इज दैट विच चेंजेस। फोर्स वो चीज है जो या तो चेंज कर देता है और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। इट्स वेरी इजी। फिर से इधर समझाता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या देखा कि कोई चीज रेस्ट में है, ठीक है ना, सॉरी वेट फॉर अ व्हाइल, कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन होती है, हम मोशन ही मान लेते, तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है ना, until force is exerted। जब तक कि फोर्स एक्सर्ट ना हो रहा है ना, तब तक ही ऐसा होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं इसको देख करके, कोई चीज रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी, कोई चीज मोशन में है, मोशन में ही रहेगी, लेकिन तब तक ही रहेगी जब तक कि इसके ऊपर फोर्स एक्ट ना कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स ही तो फिर वो चीज है, फोर्स ही वो चीज है जो रेस्ट की ऑब्जेक्ट को मोशन में लाती है और मोशन की ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाती है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि फोर्स ही वो चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर रहा है। अगर इधर पर कोई फोर्स ही नहीं है तो इनकी स्टेट ही रह रही है, ये रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि फोर्स एक्सर्ट ना करे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फोर्स ही वो चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर रहा है। अब स्टेट को चेंज करने से आपको
ये चीज याद रखनी है। आई विल नॉट रिपीट देम एवरी टाइम। स्टेट चेंज का मतलब है रेस्ट टू मोशन और वाइस वर्सा। ठीक है, इसको फिर हम इधर पर ही रख लेते हैं इस तरीके से कुछ। चाहे रेस्ट से मोशन में ऑब्जेक्ट आए या मोशन से रेस्ट में आ गए, उसी को हम कहते हैं इसकी स्टेट चेंज हो गई। तो यानी कि फोर्स ही वो चीज है जिससे किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, सो और एक चीज, फोर्स या तो ट्राई करता है क्या करने की, एक्सेलरेशन या मोशन प्रोड्यूस करने की या चेंज स्टेट करने की ट्राई करता है। अगर सफिशिएंट ना हो फोर्स तो सिर्फ ट्राई करता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में बराबर हो या उससे ज्यादा फोर्स हम एक्सर्ट करें तो हमें जो है डिस्प्लेसमेंट या मोशन देखने को मिलती है। सो इतना ही था हमारा आज का ये सारा कुछ जो कि खत्म हो चुका है। मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ आपके लिए। आज हमने इनर्शिया पढ़ा। टुडे वी read about types of inertia. मोशन की इनर्शिया हमने पढ़ी, हमने रेस्ट की इनर्शिया पढ़ी, हमने डायरेक्शन की इनर्शिया पढ़ ली। ये तीन चीजें हमने आज मेन पढ़ी। एंड इसी के साथ साथ हमने पढ़ा, क्या हमने इसी के साथ साथ पढ़ा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लेकिन कौन सा, पहला वाला। और हमने फोर्स की एक और डेफिनेशन भी देख ली, फोर्स की हमने एक डेफिनेशन भी देख ली। अब इसको जरा हम थोड़ा नाटशल में बता देते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मैंने उसी टाइम आप लोगों को कहा था कि इनर्शिया इज इनएबिलिटी। इनएबिलिटी, इनर्शिया इज इनएबिलिटी, कुछ ना करने की कैपेसिटी को इनएबिलिटी कहते हैं। अब जो चीज मोशन में है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन में रहना चाहेगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो चीज रेस्ट में ही रहना चाहेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से जो चीज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगी। इनकी एग्जांपल्स भी हमने दे दी। उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पहला लॉ हमने पढ़ा कि एनीथिंग व्हिच इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विल remain in the state of rest or uniform motion until it is compelled to change। और compel कब करेंगे, जब फोर्स exert करेंगे। उसके बाद हमने फोर्स की कुछ डेफिनेशन भी देख ली कि फोर्स ही वो चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट की में स्टेट चेंज कराता है और अगर सफिशिएंट हो तो उसमें क्या कराता है, मोशन भी यही फोर्स कराता है और अगर सफिशिएंट ना हो तो ट्राई करता है मोशन प्रोड्यूस करने की। सो इस तरीके से आज का हमारा सारा ये खत्म होता है। So I hope this video was helpful to you all. So आज की वीडियो में बस इतना ही है। We shall meet in another video। लेकिन आज की जो चीजें, आज की जो टॉपिक्स हमने कवर किए उन टॉपिक्स को जो है कंप्लीट करना जरूरी है। तो अगर आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स को नहीं देखा है तो उनको भी आप जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा और जो आज के हमने टॉपिक्स कवर किए हैं इनको भी आप एक बार नजर मार लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज कवर कर लिए हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक्ड इट। सो इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इन चीजों को जो हमने आज पढ़ी है, और जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। सो वी शैल मीट इन अनदर वीडियो विद लेक्चर नंबर 3। तो तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज कीजिए एंड थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल्स भी अगर हो पाए तो आप कर सकते हैं। तो चलिए वी शैल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय एंड गुड बाय।